हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 3 पादप जगत चल रहा है। आज इसका हम 7 और लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो पादप जगत है उसको 5 भागों में बांटा गया, आप सभी को पता है। ठीक है। मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि जो हमारा पादप जगत है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम हिंदी में अनावृत्त बीजी बोलते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृत्त बीजी पौधे बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा थैलोफाइटा हो गया जिसमें हमारे सेवॉल आते हैं। ब्रायोफाइटा भी हमने पढ़ लिया है। टेरिडोफाइटा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। टेरिडोफाइटा में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है पर पुष्प और बीज नहीं पाया जाता। ठीक है। संवहन ऊतक भी पाया जाता है पर संवहन ऊतक में इसमें वाहिकाएं, जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती, क्योंकि जो हमारा संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम है वो 4 अंगों से मिलकर बनता है। ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम में 4 अंग पाए जाते हैं। ठीक है। 4 अंगों से मिलकर बना होता है। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम तंतु। फ्लोएम भी में 4 कहते हैं भाग पाए जाते हैं। चालिनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। तो ठीक है, जिसमें जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती, यानी जो टेरिडोफाइटा में जो संवहन ऊतक पाया जाता है इनमें 4 की जगह जाइलम और फ्लोएम में 3-3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है। और जो टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फर्न बोलते हैं। ठीक। तो लास्ट वीडियो क्लास में हमने टेरिडोफाइटा के विशेष लक्षण, टेरिडोफाइटा के पौधों की संरचना और टेरिडोफाइटा के पौधों का जीवन चक्र देख लिया था। आज की वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं इनका आर्थिक महत्व। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अनावृत्ति बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इस साल आपका वो सिलेबस से हट चुका है। ठीक है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है 30% कम हुआ है, तो इसकी वजह से वो आपके सिलेबस से हट गया है, तो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व। ठीक। ठीक है। तो टेरिडोफाइटा वर्ग का एक पौधा है, लाइकोपोडियम। ठीक है। तो इसके बीजाणु का जो उपयोग है वो आतिशबाजी या विस्फोटक बनाने में किया जाता है। ठीक है। और लाइकोपोडियम की कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिनका कहते हैं उपयोग उनसे प्रजातियों से तेल निकलता है और उनका उपयोग होम्योपैथिक औषधियों को बनाने में किया जाता है। तो ठीक है। तो हम पहला लिखेंगे लाइकोपोडियम के बीजाणुओं का उपयोग आतिशबाजी व विस्फोटक बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। ठीक है। सेकंड, लाइकोपोडियम की कुछ प्रजातियों से तेल निकलता है जिसका उपयोग होम्योपैथिक औषधि के निर्माण में किया जाता है।
किया जाता है। ठीक ठीक है। तीसरा जो हमारी टेरिडोफाइटा यानी टेरिडोफाइटा को क्या हम बोलते हैं? फर्न। तो फर्न के अनेक ऐसे पौधे होते हैं जिनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। तो लिखेंगे फर्न की कई जातियों का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। ठीक, जैसे ये कौन कौन से ऐसे फर्न हैं? जैसे एनीमिया, आपका एनीमिया हो गया। एस्प्लेनियम ठीक है, आदि। इनका जो उपयोग व्यक्तिगत बागों में, ठीक है, घरों में, ठीक है, किस रूप में किया जाता है? सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। ठीक, अगला हम लिखेंगे चौथा पॉइंट। ठीक, अगला हमारा है इस वर्ग के कुछ पौधों का उपयोग शोधकर्ता के लिए किया जाता है। जैसे एक हम नाम लिख लेंगे, जैसे टेरिस लॉन्गिफोलिया। ठीक है, तो इतना आर्थिक महत्व काफी है। कुछ ऐसे भी फर्न होते हैं जिनमें सिलिका, उनकी कोशिकाओं में सिलिका पाया जाता है। ठीक है, तो उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उनका प्रयोग जैसे बर्तन साफ करने, ठीक है, पॉलिश करने आदि के उपयोग में किया जाता है। तो ये आपका टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। कौन सी हेडिंग डालेंगे? यस, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम अनावृतबीजी पौधे। डालेंगे अनावृतबीजी पौधे। अनावृतबीजी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? अनावृतबीजी पौधे, अनावृतबीजी। ठीक है, तो अनावृतबीजी ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती, ठीक है, संवहन ऊतक ये पाए जाते हैं। बीज भी बनते हैं, परंतु इसमें पुष्प नहीं उत्पन्न होता। अगर इसलिए इसमें पुष्प नहीं उत्पन्न होता तो इसमें फल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो अनावृतबीजी पौधे कैसे पौधे होते हैं? जिसमें जड़, तना, पत्ती, संवहन ऊतक, ठीक है, और इनमें बीज भी बनते हैं। तो और संवहन ऊतक में भी टेरिडोफाइटा की तरह इसमें कहते हैं वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, जाइलम में भी 3 भाग पाए जाते हैं और फ्लोएम में भी 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे पौधों में पुष्प नहीं बनते, इसलिए इसमें फल का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, और अनावृतबीजी पौधे जो होते हैं वो कैसे पौधे होते हैं? बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है, इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत काष्ठी होती है, मतलब कठोर होती है, सख्त होती है। ठीक, और इन्हें हम अनावृतबीजी पौधों को क्या बोलते हैं? नग्न बीजी पौधे, क्योंकि जो इनके जो बीज होते हैं वो किसी आवरण से ढके हुए नहीं होते हैं, इसलिए इनको नग्न बीजी पौधे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नग्न बीजी पौधे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनके बीज होते हैं वो किसी भी आवरण से ढके हुए नहीं होते हैं।
ठीक है। अगर इनके हम वास स्थान की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में ये हिमालय में तथा अन्य जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, वहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक। इन्हें इन जो हमारे जो जिम्नो अनावृत बीजी पौधे, इन्हें जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पौधे क्या, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म। ठीक है, जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्यों कहते हैं जीवित जीवाश्म? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो जीवित भी मिलते हैं और इनके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। मतलब ये दोनों रूप में मिलते हैं, इनके जीवाश्म भी मिलते हैं और ये जीवित रूप में भी पाए जाते हैं। इसलिए अनावृत बीजी पौधों को हम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। ठीक है। इसी समूह का मतलब अनावृत बीजी पौधे का, अनावृत बीजी समूह का एक पौधा है सिकुआ। कौन सा पौधा है? सिकुआ। ठीक है। ये पादप जगत का सबसे ऊंचा पौधा है। ये पादप जगत का सबसे ऊंचा पौधा है ये। ठीक है। ये पूछता भी है कि कहते हैं पादप जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है, तो सिकुआ। ठीक है। इसका पूरा नाम है सिकुआ सम परवाइरेंस। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में पाया जाता है। ठीक है। ये इतना मतलब जो इस कहते हैं जो इसके ट्रंक होती है उसके बीच से 2 कारें एक साथ गुजर सकती हैं। ठीक है। इसी वर्ग का एक जैमिया पिंगमिया, ठीक है, जो सबसे छोटा पौधा होता है। इसी वर्ग का पौधा है जैमिया पिंगमिया, जो सबसे छोटा पौधा होता है, सबसे छोटा। ठीक है। तो समझ में आ गया जो अनावृत बीजी पौधे किस प्रकार के होते हैं। ये इन्हें हम नग्न बीजी पौधे बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि जो इनके बीज होते हैं वो किसी आवरण से नहीं ढके होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, पर पुष्प और फल, पुष्प अगर इनमें पुष्प नहीं होता तो इनमें फल का निर्माण भी नहीं होता। संवहन ऊतक में जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। ये पौधे क्या होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं। ठीक। और इनकी कहते हैं जातियों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि ये जीवित भी मिलते हैं और इनके जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर हम जनन अंग की बात करें तो नर और मादा पौधों में अलग अलग जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो जनन अंग है ये मादा पौधे के ऊपरी भाग में, मतलब ये जो जनन अंग है नर और मादा पौधे के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। मादा का जो जनन अंग है उसको हम उसमें मतलब महाबीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, और जो नर का जो होता है, नर का जो जनन अंग है उसे हम शंकु या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। सबको शंकु या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम जो पहली हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? विशेष लक्षण डालेंगे। ठीक। तो हम विशिष्ट लक्षण लिखने से पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद थोड़ा सा लिख लीजिएगा, उसके बाद हम विशेष लक्षण लिखेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे अनावृत बीजी पौधों में बीजांड ठीक है, बीजांड या इनसे विकसित बीज किसी खोल, ठीक है, यानी आवरण, किसी खोल से बंद नहीं होते अतः ये नग्न बीजी,
ठीक है, यानी नेक्ड सीडेड प्लांट्स, नग्ड बीजी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, इन पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते, अतः इनमें फल का निर्माण नहीं होता है। ठीक, लिखेंगे भारत में ये हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों में मिलते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे साइकस, मिलते हैं, लिखेंगे साइकस। ये सब क्या है? एक अनावृत्ति बीजी पौधे हैं। साइकस, गिंगो बाइलोबा तथा सिकुआ को जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कहते हैं क्योंकि ये पौधे जीवित व जीवाश्म दोनों रूपों में मिलते हैं। ठीक है, लिखेंगे इस समूह का सिकुआ सम प्रोवाइडेंस पादप जगत का सबसे ऊंचा पौधा है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? विशिष्ट लक्षण। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। पहले हेडिंग सबसे पहले डालिएगा जिम्नोस्पर्म या अनावृत्ति बीजी, उसके बाद इतना पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद हेडिंग डालिएगा विशेष लक्षण या विशिष्ट लक्षण। तो हेडिंग हम डाल लेंगे विशेष लक्षण। ठीक है, पहला लिखेंगे इस वर्ग के पौधे बहुवर्षीय काष्ठीय मतलब कठोर, काष्ठीय व सदाहरित मतलब सदा हरे भरे रहते हैं, सदाहरित होते हैं। ठीक है, मतलब जो इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो बहुत सालों तक रहते हैं। काष्ठीय मतलब कठोर होते हैं और सदाहरित मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, दूसरा इनमें मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है।
बीजाणुविद होता है। अब आप लोग बीजाणुविद और कोदविद अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो इसलिए इसे मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। इसका जो मुख्य पौधा क्या होता है, बीजाणुविद होता है, यानी गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, जो बीजाणुविद होता है, जो जड़ तना पत्ती, जो जड़ तना व पत्तियों में विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक, तीसरा हम लिखेंगे पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, यानी जो अनावृत्ति बीजी पौधे हैं उनमें पत्तियां क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है, सल्क पत्र यानी स्केल लीव्स। ठीक है, ये क्या होती है, ये झिल्ली युक्त, ये झिल्ली जैसी होती हैं, जो भूरे रंग की होती हैं, और ये शीघ्र गिर जाती हैं। तो लिखेंगे ये झिल्ली जैसी व भूरे रंग की होती हैं, जो शीघ्र गिर जाती हैं। ठीक, ये पहले प्रकार की होगी। दूसरे प्रकार की जो पत्ती होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य पत्र। ठीक है, फोलिगी लीव्स। ठीक है, ये सरल या पिच्छाकार संयुक्त होती हैं। ठीक, तो जो हमारे अनावृत्ति बीजी पौधे होते हैं उनमें दो प्रकार की पत्ती पाई जाती है। एक सल्क पत्र जो जल्दी गिर जाती है, और दूसरी सामान्य पत्ती जो संयुक्त होती हैं और जल्दी नहीं गिरती हैं। ठीक है, चौथा लिखेंगे हम जाइलम में वाहिनियों। ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। वाहिनियों का तथा फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है। सह कोशिकाओं का अभाव, यानी ये नहीं पाई जाती। ठीक ना, अभाव होता है। ठीक, और हम बात करें अगर जनन अंग की, तो इसमें एक लिंगी होता है, मतलब इनमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब विशिष्ट लक्षण में इतना ही। ठीक, अब हम हेडिंग डालेंगे जीवन चक्र। तो हम किसका जीवन चक्र देखेंगे, साइकस का। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में, मतलब अनावृत बीजी पौधे में हम एक अनावृत बीजी पौधा साइकस होता है। ठीक है, उसका हम जीवन चक्र देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे साइकस का जीवन चक्र। ठीक, ये है साइकस का जीवन चक्र। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो ये आपका नर पौधा है, ये आपका मादा पौधा है। ठीक है, मादा पौधे के ऊपरी भाग पे, ठीक है, मादा पौधे के ऊपरी भाग पे ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, इसका ये आकार है इस तरह। ठीक है, जो ये बीच में बना हुआ है उसका आकार इस प्रकार। तो ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, महाबीजाणु पर्ण। ठीक है,
मेगा स्पोरोफिल, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, लिख लेंगे इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, ठीक है ना। तो जो मादा पौधे हैं उसके ऊपरी भाग में क्या पाए जाते हैं, ढेर सारे महाबीजाणु पर्ण यानी मेगा स्पोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या ढेर सारे क्या पाई जाती है, महाबीजाणु धानी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, महाबीजाणु पर्ण के मादा पौधे के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, महाबीजाणु पर्ण पाया जाता है। ठीक है, महाबीजाणु पर्ण के अंदर, ठीक, बहुत सारी क्या होती हैं, महाबीजाणु धानी पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो महाबीजाणु पर्ण के अंदर क्या पाई जा रही है, ढेर सारी महाबीजाणु धानी पाई जाती हैं। ठीक है, महाबीजाणु धानी के अंदर क्या पाई जाती हैं, महाबीजाणु धानी के अंदर महाबीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, क्या पाई जाती है, महाबीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, पाई जाती हैं। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो कहते हैं महाबीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती। इसके बाद, ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने लगता है और उसके बाद 4 अगुणित महाबीजाणु बनते हैं। ठीक है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद क्या होता है, 4 अगुणित महाबीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक क्या होता है, एक क्रियाशील रहता है। ठीक है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाता है और एक क्या होता है, एक क्रियाशील रहता है। ठीक है, ये मादा का है, ये जो हमारा मादा पौधा ये उसका है यहाँ तक। ठीक है, तो मादा पौधे के अंदर क्या पाया जाता है, महाबीजाणु पर्ण पाया जाता है। महाबीजाणु पर्ण के अंदर क्या पाया जाता है, महाबीजाणु धानी पाई जाती है। महाबीजाणु धानी के अंदर क्या पाई जाती है, कहते हैं क्या पाई जाती है, महाबीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित महाबीजाणु बनते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक क्रियाशील होता है। ये अगुणित है तो ये इसको किससे हम दर्शाते हैं, एन से। ठीक, अगर हम नर पौधे की बात करें तो नर पौधे के ऊपर ये शंकु, ठीक है, शंकु के आकार का है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे शंकु या कोन या स्ट्रोबिलस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हम शंकु भी बोलते हैं, कोन भी बोल सकते हैं और स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ठीक है, शंकु के अंदर, ठीक है, अगर हम शंकु को अगर हम उसका बड़ा सा देखें तो शंकु के अंदर क्या पाए जाते हैं, ढेर सारे लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं। ये क्या है, ये लघु बीजाणु पर्ण है। ठीक है, ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु पर्ण या लघु बीजाणु पर्ण मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, सूक्ष्म बीजाणु पर्ण मात्र कोशिका। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु बोल सकते हैं या लघु बीजाणु भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो शंकु के अंदर क्या पाया जाता है, लघु बीजाणु पर्ण। ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं। लघु बीजाणु पर्ण के अंदर सूक्ष्म बीजाणु पर्ण मात्र कोशिका पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद अगुणित सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। इसको भी हम क्या करते हैं, एन से दर्शाते हैं। ठीक है, जब इन दोनों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जब सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण हो जाता है और कहते हैं हमारा जो मादा, कहते हैं युग्म है, मादा युग्मक यानी मादा युग्मक क्या है, हम क्या बोलेंगे इसको, महाबीजाणु। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मादा युग्मक को क्या बोलेंगे, महाबीजाणु। जब हमारा महाबीजाणु और सूक्ष्म बीजाणु, ठीक है, जब दोनों का निर्माण हो जाता है तो सूक्ष्म बीजाणु किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, ठीक है, हवा के माध्यम से ये क्या करता है, ये मादा युग्मक के पास पहुंचता है। ठीक है, तो मादा युग्मक के पास जब पहुंचता है तो सूक्ष्म बीजाणु और महाबीजाणु आपस में संलयित होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु और महाबीजाणु क्या होते हैं, आपस में संलयित होते हैं। इस क्रिया को क्या हम बोलते हैं, निषेचन। ठीक है, जब नर और मादा
आपस में संलयित होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, तो सूक्ष्म बीजाणु हमारा किसके साथ संलयित हो रहा है? क्रियाशील महाबीजाणु के साथ। ठीक है, तो कहते हैं सूक्ष्म बीजाणु किसी भी माध्यम से, मतलब मान लीजिए हवा के माध्यम से ये क्रियाशील महाबीजाणु के पास पहुंचता है और उसके बाद ये दोनों आपस में संलयित होते हैं और संलयन की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये निषेचन की यह अवस्था क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्या होती है? ये द्विगुणित होती है। निषेचन के बाद, ठीक है, जो निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है वो विकसित होता है और क्या बनाता है? निक्सतान बनाता है। ठीक है, निक्सतान भी क्या होता है? द्विगुणित होता है। निक्सतान विकसित होकर प्रो एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो बाद में विकसित होकर क्या बनाता है? बीज। और बीज से फिर एक नए मादा पौधे का और एक नर पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, फिर जब मादा पौधा और नर पौधे का निर्माण हुआ, ठीक है, एक नया मादा पौधा उत्पन्न हुआ, एक नया नर पौधा उत्पन्न हुआ, तो फिर से वही क्रिया। ठीक है, मादा पौधे में क्या पाए जाएंगे? महाबीजाणु पर्ण पाए जाएंगे। महाबीजाणु पर्ण के अंदर महाबीजाणु धानी पाई जाएगी। ठीक है, महाबीजाणु धानी के अंदर, ठीक है, महाबीजाणु मात्र कोशिका पाई जाएगी। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने पर, ठीक है, फिर 4 अगुणित महाबीजाणु का निर्माण होगा जिसमें से 3 नष्ट हो जाएंगे और एक क्रियाशील रहेगा। ठीक है, और हमारा कहते हैं फिर नर जो हमारा पौधा है उसमें शंकु के अंदर, मतलब लघु शंकु के अंदर क्या पाए जाएंगे? लघु बीजाणु पर्ण पाए जाएंगे। लघु बीजाणु पर्ण के अंदर सूक्ष्म बीजाणु पर्ण मात्र कोशिका पाई जाएगी। इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा और सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। अगुणित सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। फिर यह सूक्ष्म बीजाणु हवा के माध्यम से क्रियाशील महाबीजाणु के पास पहुंचता है और आपस में संलयित होकर ये, जब नर और मादा संलयित हो जाते तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जो युग्मनज का निर्माण होता है वो विकसित होकर क्या? निक्सतान बनाता है। निक्सतान विकसित होकर प्रो एम्ब्रियो और प्रो एम्ब्रियो से फिर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह एक क्रिया चलती रहती है। ठीक है, यह क्रिया हमारी क्या चलती रहती है। तो ये एक साइकिल्स का जीवन चक्र है। ठीक है, आपने समझ लिया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं। चित्र एकदम से फिगर मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया है सेम वैसे ही आप बनाइएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही रिपीट किया था कि आप एक बार लिखना भूल जाए वो चलेगा। आप मान लो कोई स्टेप भूल जाते वो चलेगा, पर फिगर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको फिगर का ही, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में आपको फिगर के ही नंबर मिलते हैं। आपका फिगर जितना अच्छा, जितना क्लियर होगा उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलता है। ये आप एक टिप भी मान सकते हैं, आपके एग्जाम की एक टिप भी है कि आप अगर कोई भी फिगर है ध्यान से उसको देखिए, उसको जितना अच्छा बनाएंगे आपको जीव विज्ञान में उतना ही अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया साइकिल्स का जीवन चक्र। ठीक है, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करिएगा और जरूर समझ में आएगा, क्योंकि कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? साइकिल्स का जीवन चक्र। हेडिंग डालने के बाद ये पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, पूरा ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे मादा जनन अंग, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग पौधे के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ऊपरी भाग में ढेर सारे महाबीजाणुपर्ण मेगा स्पोरोफिल
ठीक है। मादा जननांग पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ऊपरी भाग में ढेर सारे महाबीजाणुपर्ण मेगा स्पोरोफिल पाए जाते हैं। महाबीजाणुपर्ण के अंदर बहुत से महाबीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक है। महाबीजाणुधानी के अंदर महाबीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। महाबीजाणु मात्र कोशिका होती है। इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और 4 आगुणित महाबीजाणु बनते हैं। महाबीजाणु बनते हैं जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक क्रियाशील रहता है। ठीक है। यह हमारा क्या हो गया? मादा युग्मक का निर्माण हो गया। ठीक है। मादा युग्मक क्या है? हमारा महाबीजाणु। ठीक है। महाबीजाणु ठीक है बन गया। अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे नर जनन अंग को हम शंकु ठीक है या कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है। शंकु में ढेर सारे लघु बीजाणुपर्ण ठीक है। शंकु में क्या होते हैं? ढेर सारे लघु बीजाणुपर्ण। ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल ठीक है। लघु बीजाणु ढेर सारे लघु बीजाणुपर्ण पाए जाते हैं। ठीक है। लघु बीजाणुपर्ण के अंदर ठीक है। लघु बीजाणुपर्ण के अंदर सूक्ष्म बीजाणु
पर्ण मात्र कोशिका पाई जाती है, मात्र कोशिका पाई जाती है, पाई जाती है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन, इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु पर्ण का निर्माण होता है। अब हम हेडिंग डालेंगे निषेचन। अब कैसे, क्या हेडिंग डालेंगे? निषेचन, निषेचन। ठीक है, लिखेंगे सूक्ष्म बीजाणु के निर्माण के बाद ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु निर्माण के बाद ये हवा के माध्यम से, ये हवा के माध्यम से ये हवा के माध्यम से या किसी और माध्यम से, ठीक है ना, हवा के माध्यम से ये मादा महाबीजाणु तक पहुंचता है। ठीक है, अब सूक्ष्म बीजाणु क्रियाशील महाबीजाणु के साथ संलयित हो जाता है, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और ये द्विगुणित होती है। ठीक है, जब नर और मादा आपस में संलयित होते जाते हैं तो इस संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और ये कैसी अवस्था होती है? द्विगुणित अवस्था होती है। ठीक, द्विगुणित होती है। निषेचन के बाद निषिक्तांड का निर्माण होता है, ठीक है। निषिक्तांड को हम क्या बोलेंगे? ऊस्पोर। ठीक है, निषिक्तांड का निर्माण ये बीजाणु वृद्धि की प्रथम अवस्था है। ठीक है, यह बीजाणु वृद्धि की प्रथम कोशिका है। यह आपका पूछता भी है कि साइकस में बीजाणु वृद्धि की प्रथम कोशिका क्या है, तो वो है निषिक्तांड। ठीक है, तो निषिक्तांड का निर्माण होता है, ये विकसित होकर प्रोएम्ब्रियो और बीज का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक। इसमें जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, इसका जो साइकस का जो
मुख्य पौधा मतलब बीजाणु भित्त होता है। ठीक है, साइकस क्या मतलब अनावृत्ति बीजी जो सारे पौधे हैं उसका मुख्य पौधा क्या होता है, बीजाणु भित्त होता है। ठीक है, अगर हम पीढ़ी एकांतरण की बात करें तो इस पीढ़ी एकांतरण में, ठीक है, इसी प्रकार एक बार बीजाणुभित्त अवस्था और युग्मोद्भिद अवस्था क्रमशः आती रहती है। ठीक है, यही चक्र चलता रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है, इसमें मैं लिखा नहीं रही हूँ क्योंकि हमने पीढ़ी एकांतरण कई बार लिखा है, बस मैं आपको रिमेंबर करा रही हूँ कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, जब बार बार वही अवस्था आती रहती है। ठीक है ना, जैसे इसमें बीजाणुभित्त मुख्य अवस्था है, उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी, युग्मकोद्भिद अवस्था आएगी, फिर बीजाणुभित्त अवस्था आएगी, फिर युग्मकोद्भिद अवस्था आएगी। तो यही अवस्था क्रमशः आती रहती है, तो इसी को हम, और ये चक्र चलता रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। ठीक है, हम देखें जैसे यहाँ पर ये क्या है हमारी, ये जो चक्र हमारा इसी तरह चलता रहता है। फिर बीज है, ये क्या हमारी युग्मकोद्भिद अवस्था है। ठीक है, जब निषेचन के कहते हैं हो जाता है तो यहाँ से क्या है, बीजाणुभित्त अवस्था शुरू हो जाती है। तो ये पहले युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था से फिर बीजाणुभित्त अवस्था, बीजाणुभित्त से अवस्था फिर युग्मकोद्भिद अवस्था। तो ये एक चक्र क्या है, एक प्रकार से चलता रह रहा है। ठीक है, चक्र चल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइकिल्स का जीवन चक्र था जो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब हम अगली हेडिंग डालेंगे। ठीक, अगली हेडिंग हम लिखेंगे हमारा अनावृत्ति बीजी पौधों का आर्थिक महत्व। तो हेडिंग डालेंगे हम आर्थिक महत्व। ठीक है, ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो जो हमारे अनावृत्ति बीजी पौधे होते हैं, भोजन के रूप में हम, कागज के रूप में, ठीक है, इमारती लकड़ी व ईंधन के रूप में, वाष्पीय तेल के रूप में, रेजिन व टैनिन के रूप में, मतलब बहुत सारे इनके आर्थिक महत्व हैं। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे भोजन के रूप में, भोजन के लिए। ठीक है, ठीक है, साइकस, साइकस व कुछ अन्य साइकैड के तनों में, साइकैड के तनों व बीजों में मंड मिलता है, मंड मिलता है, जिसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे कागज, पेपर। ठीक है, कुछ कोनिफर, कुछ कोनिफर वृक्षों की मुलायम व रेसेदार कास्ट लुगदी बनाने के काम आते हैं, जिससे कागज व गत्ते बनाए जाते हैं, जिससे कागज व गत्ते बनाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा हम लिखेंगे इमारती लकड़ी व ईंधन, इमारती लकड़ी व ईंधन। ठीक है, लिखेंगे कोनिफर वृक्षों से इमारती लकड़ी व ईंधन प्राप्त होता है,
प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। रेडवुड, रेडवुड, देवदार, ठीक है, फर, स्फुर, स्फुर की, काष्ठी, काष्ठी और टिकाऊपन, टिकाऊपन के कारण, के कारण, के कारण फर्नीचर व इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी के रूप में, लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जूनीपेरस की लकड़ी से पेंसिल बनाए जाते हैं। ठीक है, जूनीपेरस, ये आपका क्वेश्चन पूछता भी है कि पेंसिल किस लकड़ी से बनाया जाता है। जूनीपेरस की लकड़ी, की लकड़ी से पेंसिल, पेंसिल बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, चौथा लिखेंगे रेजिन व टेनिन, रेजिन व टेनिन, टेनिन, ठीक है ना। हेमलोक एक पौधा होता है, हेमलोक से टेनिन प्राप्त होता है, टेनिन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जो स्याही व, जो स्याही व चमड़ा, चमड़ा बनाने में काम आता है, चमड़ा बनाने में काम आता है, काम आता है। ठीक है, एगेथिस से प्राप्त, एगेथिस, एगेथिस से प्राप्त, से प्राप्त टैनिन, टैनिन वार्निश बनाने काम आता है, टेनिस वार्निश बनाने के काम आता है, बनाने के काम आता है। ठीक है, अब लिखेंगे हम अगला फोर्थ, फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे झाड़ू व रस्से आदि, झाड़ू व रस्से आदि। ठीक है, तो लिखेंगे साइकस, साइकस की पत्तियों, साइकस की पत्तियों से झाड़ू व टोकरियां बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, नीटम, नीटम लेटिफोलियम, लेटिफोलियम के रेशों से, के रेशों से रस्से बनाए जाते हैं, रस्से व जाल बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट हम लिखेंगे सजावटी पौधे, सजावटी पौधे। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये हमारी लास्ट हेडिंग है। ठीक है,
लगभग सभी पौधों को बाग बगीचों व वाटिकाओं में सजावटी पौधों के रूप में उगाए जाते हैं, ठीक है। गिंगो बाइलोबा अपनी सुंदर पत्तियों के लिए उगाया जाता है, ठीक है। अन्य पौधे जैसे साइकस हो गया, पाइनस, एबिज हो गया आपका, टेक्सस हो गया, थूजा, ठीक है, क्रिप्टोमेरिया, ठीक है, आदि को सदाबहार पादप के रूप में उगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया, ठीक है। आपका जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया, एंजियोस्पर्म आपको पढ़ना नहीं है, तो आपका अध्याय 3 खत्म हो गया। अध्याय 3 वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम खत्म हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जल्दी ही इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको अपलोड हो जाएगा। तब तक हम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।